मैं हमेशा कहता हूं कि जैसी सत्ता वैसी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश की बात करिए चाहे बिहार की बात करिए, चुनौती जो रही है हमेशा से एनसीआरबी के आंकड़ों के माध्यम से उसको स्पष्ट किया जा सकता है। किसी भी सरकार के दावों का सत्य जानना है तो आंकड़ों पे देख लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए। 2015 से लगातार अब तक बिहार में 85% क्राइम का ग्राफ उठा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिहार में क्राइम ग्राफ घटा है क्योंकि सरकार इनकी है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए तो उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी के जो रिसेंट आंकड़े थे उसमें लखनऊ को सबसे ज्यादा, लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद को क्राइम कैपिटल गया। तो ये सोचने वाली व्यवस्थाओं की बात है कि जहां जहां इनकी कमिश्नरेट सिस्टम लागू है वहां वहां व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं, लगातार ध्वस्त हो रही हैं। कानपुर में अभी इतना बड़ा पीपीएस आईपीएस का सिंडिकेट उजागर हुआ, अब माफिया किसको मानेंगे? अब तो आर्थिक अपराध हो रहे हैं। अगर आप देखिए तो अब तो आर्थिक अपराध हो रहे हैं। स्वास्थ्य के इंस्पेक्टर अगर 25,000 ऐसे लोग पकड़ लिए जाए यूपी की जीडीपी के बराबर आप भ्रष्टाचार पकड़ लेंगे। और मैं दावा देता हूं कि अगर ईडी आपका इनकम टैक्स, ईडी और आर्थिक अनुसंधान केंद्र अगर ईमानदारी से काम कर दे तो इतने लोग पकड़ लेंगे बहुत आराम से। 100 करोड़ अगर एक इंस्पेक्टर के पास हो सकते हैं तो सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 7 महीने तक एक बच्ची का बलात्कार होता, पुलिस बोलती है 20 लाख में समझौता कर लो। योगी जी जाके डंका पीट रहे हैं कानून व्यवस्था का। ये कौन सी कानून व्यवस्था है जहां पे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 2 लाख रुपए बलात्कार के मामले में नाम हटाने के लिए रिश्वत लेते हुए कैमरे पे पकड़ा जाता है इंस्पेक्टर। तो मुझे लगता है कि देखिए माफिया की परिभाषा बदल चुकी है। अभी इनके ही नेता बोलते हैं, कानपुर में परसों देखिए जो दृश्य आया, कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि नेता विधायक आपस में लड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के, और उसका सबसे ज्यादा मजा जो होता है वो अफसरशाही के हावी होने का एक संकेत होता है। और उत्तर प्रदेश में माफ करिएगा, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, योगी जी की कमांड, योगी जी का नियंत्रण और योगी जी का नेतृत्व पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अफसरशाही हावी है। डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी उत्तर प्रदेश में खुल करके चल रही है। करप्शन और आर्बिट्रेटरीज उत्तर प्रदेश में खुल करके चल रही है। कोई किसी की सुनवाई नहीं। भाजपा के नेता खुद आकर के मीडिया के सामने बोलते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो जब आपकी सुनवाई ही नहीं हो रही है तो उसके जिम्मेदार कौन? उसके जिम्मेदार आप हैं। आधे समय तो आपके ही विधायक आपके खिलाफ धरना देते हैं, आपकी सरकार के खिलाफ, आपके ही विधायक आपके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए मीडिया और पीआर एजेंसीज के जो निविदाएं मंगाई जा रही हैं सूचना विभाग के द्वारा, वो इसीलिए कि योगी जी को एक ब्रांड की तरह थोपा जा सके जबरन। अगर इतना अच्छा कार्य कर रहे होते, इतना सुरक्षा की बात होती, इतनी सेफ्टी की बात होती, विकास की बात होती, तो आप मुझे बताइए ना, जनता वाहवाही कर रही होती। क्यों भाई? विपक्ष भी वाहवाही कर रहा होता, हमें क्या गुरेज थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप थोपने का प्रयास करते हैं। जो काम आपके उत्तम नहीं है उसको भी आप सर्वोत्तम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार जब ये जाकर के अपने भाषण देते हैं तो बिहार में इनके सुर बदल जाते हैं। अभी मीडिया में खबर आई थी, ठीक है, मैं तो विवेक जी मैं आता हूं आपकी तरफ। तो जैन साहब आपसे जानना चाहूंगा कि क्रिमिनल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और देखिए सुर बदल गए। जैन साहब, जो योगी जी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करते हैं वहां पे देखिए सुर बदले हुए हैं। ठीक है जैन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे मनीष जी की बात को लेकर और विवेक जी की बात पर? क्या आपके पास जवाब है? जी देखिए, आदरणीय मनीष जी ने अपना विश्लेषण रखा, लेकिन जो बात कम्युनल की है कि कम्युनल स्पीच वहां पे गए, लेकिन उसके साथ एक चीज आप और भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के इलेक्शन में किन मुद्दों पर जनता के बीच में, हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा और जनता ने उसको स्वीकार किया। यहां उत्तर प्रदेश में भी कहा गया बुलडोजर बाबा, और उसके बाद में भी जनता ने स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? बुलडोजर चल किस पे रहा है? बुलडोजर किसी संत पे, किसी सन्यासी पे, किसी धर्मार्थ कार्य करने वाले पर उस पे नहीं चल रहा है। बुलडोजर किस पे चल रहा है? माफियाओं पे चल रहा है। बुलडोजर उस पे चलना भी चाहिए और जनता इस चीज को स्वीकार करती है। जनता ने इस चीज को स्वीकार किया कि अगर माफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है, गरीबों की संपत्ति कब्जा करने वाले पे बुलडोजर चल रहा है, सरकारी संपत्ति कब्जा करने वाले पे बुलडोजर चल रहा है, तो क्या दिक्कत इस पे? किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपत्ति किसको हुई? आपत्ति उनको हुई केवल जो इस तरीके के कार्यों में संलिप्त थे, और वो 0.01% भी नहीं है इस तरीके के। एक माफिया पता चलता है पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। एक माफिया 20 करोड़ की आबादी में एक व्यक्ति कितने % हो गया? तो अगर ऐसे लोगों पे कार्रवाई होती है तो इसको क्या जनता खारिज कर देगी क्या? माफिया की परिभाषा तो बता दीजिए। माफिया की परिभाषा तो बता दीजिए। विवेक जी मैं सुन रहा था धैर्य से, आपके प्रश्न को जवाब दे रहा हूं, सुन लो जरा सा धैर्य रख के। दूसरी बात यह है कि कम्युनल की कहीं पे कोई बात नहीं और जनता समझदार है। अभी राम मंदिर की बात की मनीष जी ने, राम मंदिर तो कोई मुद्दा ही नहीं बनाया गया और हमने
स्वयं कहा इस चीज को लेकर के। राम मंदिर का हमारा तब तक के लिए आंदोलन था जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता। राम मंदिर बन गया, आंदोलन समाप्त। दूसरी बात क्या है, ये कह रहे थे कि विधायक नहीं सुन रहे। अरे ये तो अच्छी बात है, जनता इसको स्वीकार कर रही है। जो विधायक का चहेता है, जो विधायक का चहेता अगर किसी को गोली मार के चला है, अरे विधायक की नहीं सुनी जा रही है, आपके सुनने में गलती हो गई। विधायक की नहीं सुनी जा रही है, सरकारी अफसर आपके विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यही डिफरेंस है। अगर विधायक की नहीं चल रही है, विधायक की क्यों नहीं चल रही भाई? विधायक अगर कहीं कोई शोषित व्यक्ति है तो कोर्ट से कैसी बात कर रहे हैं? विधायक जनप्रतिनिधि है, उसके क्षेत्र की समस्याओं को अगर वो निराकरण ही नहीं करा पा रहा है तो किस बात के लिए उसको विधायक बना के रखा है भाई? एक भी बात आने दीजिए, इस तरीके से इंटरप्ट करेंगे नहीं, आप गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं ना। मैं जनप्रतिनिधि होता है अपने क्षेत्र का, अगर वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के कोई काम ही नहीं कर पा रहा है तो किस बात के लिए विधायक बना के रखा हुआ है? विवेक जी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं काउंटर के लिए समय देता हूँ आपको। जी ठीक है, सुनिए आप, ठीक है। मुख्तार आपके समय पनपा, मुख्तार अंसारी जैसे लोग आपके समय पनपे, और आपकी सरकार के मुखिया जो पहले ब्रजेश सिंह कौन है? ब्रजेश सिंह कौन है? ब्रजेश सिंह कौन है? मदन सिंह बद्दो कौन है? बताइए ना। अरे मुझे बताइए। था करने से नहीं होता है। 25, 50 FIR जिनके ऊपर है उनको आप माफिया नहीं मानते क्योंकि वो आपके स्वजाती है। नहीं, माफिया की परिभाषा बता दीजिए जरा। माफिया की परिभाषा क्या है? सोचेंगे इनका नेता जाकर के बिहार में कहता है विपक्ष के नेताओं को घर से मत निकलने देना। ये माफिया की परिभाषा बैठ के स्पष्ट कर रहे हैं। इनका नेता जाकर के हत्या कर देता है विपक्ष के नेता की बिहार में, और ये बता दें माफिया की परिभाषा। करने के बाद सोचे पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी, जमानत कराएंगे, और जलवा काम होगी तो 8 लोगों का कत्ल है। इससे डर के रहना। ये डर और भय का माहौल कायम करने वालों, वो डर और भय का माहौल आपने बिहार में कायम करने का पूरा प्रयास किया। आपके केंद्रीय मंत्री ने आनंद सिंह के प्रचार में ये कहा है कि विपक्ष के नेताओं को चुनाव के दिन निकलने मत देना घर से। क्या बात करेंगे आप? केसी जी झूठ मत बोलिए, मंच पे बैठ करके झूठ मत बोलिए। मंच सबसे बड़े सुचिता का जनक होता है। आपका मंत्री बोलता है बिहार में कि विपक्ष के नेताओं को चुनाव के दिन निकलने मत देना, उसके ऊपर FIR होती है, उसके ऊपर FIR होती है। ये भाषा भाजपा की है, ये भाषा भाजपा की है, ये भाषा भाजपा की है। बात करेंगे 25 FIR जिनके ऊपर है उनको तो माननीय बना रखा है, उनको गनर दे रखी है, सिक्योरिटी दे रखी है। माफिया को परिभाषित करेंगे। इनका नेता मंचों से बोलता है जाकर के कि विपक्ष के नेताओं को वोट देने मत देना। चलेगी। इनलीगल चीजों की मांग करेंगे, वो चाहे डीएम हो। इनलीगल तो आपकी सत्ता है पूरे भारत में, जो कि चुनाव आयोग ने फर्जी वोटों के माध्यम से बनवाई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों के हाथ खुले कर दिए, जिसको समाजवादी पार्टी कहती हाथ बांध रखे, कभी कहते हाथ बांध। मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो स्व निर्णय लेने की क्षमता रखे। अधिकारियों की बैसाखी पे चलने वाला मुख्यमंत्री प्रदेश नहीं चला सकता है। अधिकारियों की बैसाखियों पे चलने वाला मुख्यमंत्री प्रदेश नहीं चला सकता। ठीक है, मुख्यमंत्री का काम है स्वतः निर्णय लेकर के उसको लागू करवाना। आपकी सरकार में अधिकारी सरकार चला रहे हैं। आपकी सरकार में इतना अक्षम व्यवस्थाएं हैं कि आप अधिकारी सरकार चला रहे हैं। उसमें सक्षम व्यवस्था होगी नहीं। तालिबानियों ठीक है, ठीक है, अब समय हो गया, काफी समय दे दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, विवेक जी जैन साहब और लोग भी बैठे, जरा उधर चले चलते हैं, नहीं ऐसे समय खराब हो जाएगा। ठीक है विवेक जी, आप बड़े सभ्य हैं। ठीक है, अरे आप लोग बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं, इस तरह से मत लड़िए बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह। ठीक है, अरे जनता पे भी जाने दीजिए। ठीक है मनीष जी, ठीक है विवेक जी, आप शांत हो जाइए। नहीं, आप अगर ऐसे समय खर्च करते रहेंगे मैं दोबारा नहीं आऊंगा आप लोगों के पास। ठीक है जैन साहब, आप भी अब शांत हो जाइएगा, दोबारा मौका मिलेगा आप लोगों को। आज जो आवाज मिले हैं, ये आवाज किसके दफ्तर नहीं चाहिए। कभी किसी बात का विवेक जी शांत हो जाइए प्लीज। जैन साहब आप भी थोड़ा शांत हो जाइए। मनीष जी की तरफ जरा चलते हैं। मनीष जी, आपने कहा कि धर्म की राजनीति काम नहीं करती, हिंदुत्व का काट काम आएगा। आप लोग शांत होंगे कि आवाज बंद करवा दूं मैं? जम करके लुटवा रहे हैं आप दोनों लोग शांत होंगे? आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। एक सवाल ये बदतमीजी मत कीजिए डिबेट में बैठ के प्लीज। इनके कार्य इतने उत्तम है, इनकी आवाज धीमी कर दी जाए या मैं PR एजेंसीज को हायर क्यों कर रहा है भाई? बताइए। आप ही लोग डिबेट कर लीजिए।
और एक काम कीजिए आदेश जी, मनीष जी, और हम लोग चलते हैं, यही डिबेट कर लेंगे। इस तरह से मत किया कीजिए प्लीज, मैंने मना कर दिया है, ये सब भेड़ चाल वाली चीजें नहीं होगी। मैं जब आपको शांत कराने के 10 मिनट आप ऐसे चले जाते हैं, फिर आप कहते हैं बोलने का मौका नहीं मिलता है। इस बात का मेरे साथ डिबेट में बैठिए तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिए प्लीज। मनीष जी, आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो लगातार इंटरप्ट कर रहे हो। मैं आप दोनों को इंटरप्ट कर रहा हूं, आप दोनों में से कोई कम नहीं है, आप दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं उतनी देर से। प्लीज शांत हो जाइए अब।